नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन वायरस, जीवाणुओं में जनन के बारे में। इस वीडियो के बारे में मैं आपको शुरू में ही बता देता हूं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे पहले आप पढ़ चुके हैं। मैंने ही पिछले वीडियोज में उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर फिर इस वीडियो की क्या जरूरत है। एक बार आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरीके से चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। वीडियो देखने के बाद आपको बेवजह उलझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप कनेक्टिविटी को फील करेंगे। बाकी इसमें जो डाटा अवेलेबल है मैक्सिमम आपको पहले से ही पता है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन वायरस या जीवाणुओं में जनन। साथियों, जीवाणुओं में जनन की दो मेथड है, लाइटिक और लाइसोजेनिक। एक और है पिनोसाइटिक, जिसमें टीएमवी वायरस क्या करता है, या टीएमवी वायरस पूरी जो होस्ट सेल है उसके अंदर पूरा ही चला जाता है। बाकी जितने भी वायरस है वो अपने कवर को बाहर छोड़ के जाते हैं, केवल आरएनए और डीएनए ही अंदर प्रवेश करता है। क्लियर है? अब मेन बात यह है कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये डीएनए है, प्रोटीन है, क्या है? वैसे आप सभी जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर होता है, क्योंकि हमें सारी चीजें पता है। लेकिन आप पुरानी चीजों को कनेक्ट करके देखें तो आइए, जो ट्रांसफर हो रहा है जेनेटिक मटेरियल, उसकी नेचर क्या है? वो प्रोटीन है या डीएनए है? इस बात को लेकर बहुत सारे वैज्ञानिकों के मन में बहुत सारे सवाल आए, और सबसे पहले इसके आसपास जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो था ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। याद कीजिए, बैक्टीरिया में हमने इसको पढ़ा है। और रूपांतरण में आपको याद आएगा कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था उसने आर स्ट्रेन में कुछ ऐसे चेंज कर दिए कि आर स्ट्रेन को ही वेरुलेंट बना दिया या रोग करने वाला बना दिया। आर स्ट्रेन रोग नहीं करता। डिप्लोकोकस न्यूमेनी वाला एक्सपेरिमेंट याद है ना आपको? मैं यहां पर पूरा नहीं बता रहा। हीट किल्ड एस स्ट्रेन एक ट्रांसफैक्टर उनमें था जो आर स्ट्रेन में क्या कर दिया उसको, या आर स्ट्रेन में ऐसे चेंजेस किए कि आर स्ट्रेन को वेरुलेंट बना दिया। क्लियर है? याद आ रहा है कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन माइस में इंजेक्ट किया, वो नहीं मरा। आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया, नहीं मरा। लेकिन हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों को मिक्स करके और फिर इंजेक्ट किया तो क्या हुआ? इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने इस आर स्ट्रेन में कुछ ऐसे चेंजेज कर दिए कि इसको वेरुलेंट बना दिया। और ये किसकी वजह से हुआ था? ट्रांसफर फैक्टर की वजह से। लेकिन ग्रिफिथ को ये पता नहीं था कि ये जो ट्रांसफर फैक्टर है ये प्रोटीन है या डीएनए है। फिर आपको याद आएगा, तीन वैज्ञानिकों ने, एवरी, मैकलियोड और मकार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने प्रूव किया कि ग्रिफिथ के प्रयोग में ये जो ट्रांसफर फैक्टर है वो डीएनए है। और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? याद आएगा आपको। उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है उसको डीएनए से ट्रीट किया, और डीएनए क्या करेगा? डीएनए को तोड़ देगा। इसके बाद फिर इसे आर स्ट्रेन के साथ मिलाकर माइस में इंजेक्ट किया। डीएनए से ट्रीट करने की वजह से डीएनए टूट गया। फिर आर स्ट्रेन में मिलाकर इसको इंजेक्ट किया तो माइस नहीं मरा। क्यों? क्योंकि इस आर स्ट्रेन में बदलाव नहीं आए। बदलाव करने वाला ट्रांसफर फैक्टर आया ही नहीं, क्योंकि वो किसकी वजह से टूट गया? डीएनए की वजह से। और डीएनए की वजह से कौन टूटेगा? डीएनए ही टूटेगा। इसलिए एवरी, मैकलियोड और मकार्टी ने यह प्रूव कर दिया कि डीएनए की वजह से ट्रांसफर फैक्टर का प्रभाव खत्म हुआ है। इसलिए ट्रांसफर फैक्टर क्या है? डीएनए है। क्लियर है बात? ये भी आपको मैं अच्छे से बता चुका हूं। सर ये दोनों बातें पहले हम पढ़ चुके हैं, फिर यहां पर क्या कर रहे हैं?
जो ट्रांसफर फैक्टर है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक जीव से दूसरे जीव में जा रहा है, वो प्रोटीन है या डीएनए है। इन दोनों वैज्ञानिकों के बाद या दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद, ग्रिफिथ और एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट के बाद एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसे ये बहुत फेमस है एग्जाम के लिए, हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट 1952 में। इन्होंने ये प्रूव किया कि जो ट्रांसफर होने वाला पदार्थ है वो डीएनए है, या यूं कह सकते हैं इनका एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव हो गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। क्लियर है? इन्होंने क्या किया इस स्लाइड से बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए आराम से देखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर्शे और चेस ने जो एक्सपेरिमेंट किया उनका क्वेश्चन ये था कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है या प्रोटीन है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने देखो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनी हुई संरचना उनको चाहिए थी। उनको यही तो डिसाइड करना है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसका पता करने के लिए कोई ऐसी स्ट्रक्चर मिल जाए जिसमें डीएनए और प्रोटीन ही हो तो आसानी से हो सकता है, और ऐसी स्ट्रक्चर उनको मिली T2 बैक्टीरियोफेज। और आपको पता है बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ही होता है, और न्यूक्लिक एसिड के रूप में बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, डीएनए ही होता है। ये समझ पा रहे हैं आप कनेक्टिविटी? हर्शे और चेस ने क्वेश्चन क्या था उनके एक्सपेरिमेंट का कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या डीएनए है। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें प्रोटीन और डीएनए दोनों हो। तो उनके दिमाग में आया कि बैक्टीरियोफेज ऐसा हो सकता है। आपको भी तो पता है कि बैक्टीरियोफेज में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज लिया। ये भी क्वेश्चन है कि हर्शे और चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा बैक्टीरियोफेज लिया, T2 बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ही क्यों लिया? क्योंकि इसमें डीएनए और प्रोटीन है, और ये यही चाह रहे थे, यही एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाह रहे थे कि आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए है या प्रोटीन है। अब दो स्टेप में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। ये हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब और डिटेल में बात करेंगे। मैं तो यहां पर आपको कनेक्टिविटी देने के लिए और इन्होंने बैक्टीरियोफेज को क्यों लिया ये बताने के लिए। जब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया क्योंकि हम वायरस पढ़ रहे हैं, अब कौन सा एक्सपेरिमेंट है, हर्शे और चेस का। तो इस एक्सपेरिमेंट का मोटो भी तो पता लगे, और इसका मोटो है कि ये बताना चाह रहे हैं कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है या प्रोटीन है। तो फिर मैंने ये भी बता दिया कि इससे पहले क्या एक्सपेरिमेंट हुए। एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी का हुआ, उससे पहले ग्रिफिथ का हुआ। उसी चेन सिस्टम से आते आते हर्शे और चेस ने आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है या प्रोटीन है इसके लिए T2 बैक्टीरियोफेज लिया। और पहले स्टेप में इन्होंने इस बैक्टीरियोफेज के कैप्सिड को ट्रीट किया किसके साथ, सल्फर 35 के साथ। और ये आइसोटोप है, समस्थानिक है। और अगर कोई आइसोटोप या समस्थानिक होगा तो वो रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करेगा। क्या प्रदर्शित करेगा? रेडियो एक्टिविटी। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये कि हर्शे और चेस ने कौन सा बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया और बैक्टीरियोफेज का ही क्यों इस्तेमाल किया। दूसरा, इन्होंने कैप्सिड का ट्रीटमेंट समस्थानिक या आइसोटोप S35 से किया, और जो समस्थानिक होते हैं वो लगातार रेडिएशन करते हैं। क्लियर है? रेडिएशन की वजह से रेडियो एक्टिविटी द्वारा इनको डिटेक्ट किया जा सकता है। देखिए कैप्सिड किसका बना होता है, याद कीजिए, प्रोटीन का। कैप्सिड किसका बना रहेगा? प्रोटीन का। और प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिए क्या चाहिए? सल्फर। उस सल्फर में या वहां पर क्या लगा दिया जाए? सल्फर 35। नॉर्मल जो सल्फर होगा वो तो रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, लेकिन ये आइसोटोप है तो ये लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, रेडिएशन करेगा। हर्शे और चेस ने
P2 बैक्टीरियोफेज के कैप्सिड में प्रोटीन होते हैं और उस कैप्सिड को ट्रीट कर दिया सल्फर 35 से, जो आइसोटोप से लगातार रेडिएशन इमिट करता है। फिर बेंडर द्वारा T2 बैक्टीरियोफेज और होस्ट सेल से अलग हो गए। कहने का मतलब, मान लीजिए ये इकोलाई बैक्टीरिया है और T2 बैक्टीरियोफेज उसके अंदर अपना डीएनए डाल रहा है, तो बेंडर द्वारा इन दोनों को अलग कर देंगे। इकोलाई अलग हो जाएगा और बैक्टीरियोफेज अलग हो जाएगा। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण करेंगे, जिसकी वजह से ये देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन, आपको आइडिया है, जो भारी है वो नीचे जम जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर जो तैरता रहता है उसको सुपरनेटेंट कहते हैं, और नीचे की तरफ जो जमता है वो पैलेट है। और इस एक्सपेरिमेंट में सुपरनेटेंट में कौन आएंगे? बैक्टीरियोफेज, और पैलेट में कौन आएगा? बैक्टीरिया या इकोलाई। और वो इकोलाई जिसके अंदर T2 बैक्टीरियोफेज ने अपने डीएनए भी डाल दिए हैं। क्लियर है? डीएनए मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हर्ष और चेस यही तो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि क्या चीज डाली है, प्रोटीन डाला है या डीएनए डाला है। ठीक है, देखिए इस स्टेप में उन्होंने देखा कि सुपरनेटेंट के अंदर रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित हो रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने कैप्सिड को ट्रीट किया था। इससे किया, ये भी क्वेश्चन है, सल्फर 35 आइसोटोप से। अब अगर प्रोटीन अंदर जा रहा होता तो फिर ये सल्फर 35 के द्वारा रेडियो एक्टिविटी यहां ऑब्जर्व होती, लेकिन कहां हो रही है? सुपरनेटेंट में, जिसमें केवल बैक्टीरियोफेज है। इसका मतलब प्रोटीन तो अंदर गया ही नहीं। यहां से T2 बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट किसने दिया? हर्से और चेस ने। क्या प्रूव करना चाह रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है। और प्रोटीन को कौन से समस्थानिक से ट्रीट किया? सल्फर 35 से। तब इनको पता लगा कि प्रोटीन तो नहीं जा रहा है। दूसरे स्टेप में इन्होंने डीएनए को ट्रीट किया फास्फोरस 32 से। इसको भी याद रखना है। इसके डीएनए को, P2 बैक्टीरियोफेज के डीएनए को फास्फोरस 32 समस्थानिक के आइसोटोप से ट्रीट किया। समस्थानिक लगातार रेडिएशन करते हैं, रेडियो एक्टिविटी द्वारा उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। देखिए फिर क्या हुआ, वही प्रोसेस, P35 से डीएनए को ट्रीट किया, बेंडर द्वारा उन दोनों को अलग कर देंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन जब करेंगे तो ये रिजल्ट आया। क्या? इस बार सुपरनेटेंट जिसमें बैक्टीरियोफेज है उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी, और इकोलाई जो पैलेट या नीचे है जिसमें बैक्टीरियोफेज ने जेनेटिक मटेरियल डाला है, वहां पर रेडियो एक्टिविटी शो हुई। इसका मतलब ये P32 हमने बैक्टीरियोफेज के किसमें डाला था? डीएनए में। और ये हमें कहां मिला? इकोलाई के अंदर। पहले जब कैप्सिड में डाला था तो इकोलाई में नहीं गया, सल्फर 35 इकोलाई में नहीं गया। इसका मतलब प्रोटीन या कैप्सिड अंदर नहीं जाता। क्लियर है? डीएनए में डाला फास्फोरस 32 तो इकोलाई या पैलेट वाले पार्ट में रेडियो एक्टिविटी शो हुई। तो हर्से और चेस के प्रयोग से ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। तीनों मैंने एक साथ बताए हैं। क्लियर है? यहां से आपके लिए क्वेश्चन क्या है? हर्से और चेस, T2 बैक्टीरियोफेज, S35 प्रोटीन और P32 इसको किससे ट्रीट किया? डीएनए को। क्लियर है? आराम से स्लाइड को देखिए। आगे चलते हैं, आगे आइए। अब अपना टॉपिक जो हम शुरू करना चाह रहे थे, रिप्रोडक्शन इन वायरस, रिप्रोडक्शन इन वायरस या विषाणुओं में जनन। देखिए आराम से, आइए। तीन प्रकार है, लाइटिक, लाइसोजेनिक और पिनोसाइटिक। लाइटिक टी फेज में पाया जाता है, लाइसोजेनिक लैम्डा फेज में पाया जाता है, और पिनोसाइटिक तंबाकू मोजेक वायरस में पाया जाता है।
लाइटिक, लाइसोजेनिक, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। आराम आराम से चीजों को देखना है, समझना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले मैं ये पिनोसाइटिक बता देता हूं ताकि इसको तो फ्री करें। तंबाकू, जितने भी जो वायरस है वो जब इन्फेक्ट करते हैं तो उनका जो कैप्सिड है, जो प्रोटीन का आवरण है, वो बाहर रह जाता है। लेकिन टीएमवी ऐसा वायरस है जो किसी के अंदर अगर संक्रमित करेगा या इन्फेक्ट करेगा तो पूरा का पूरा वायरस होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। इसीलिए इसकी जो एंट्री की प्रोसेस है उसको क्या कहा जा रहा है? पिनोसाइटिक प्रोसेस। क्लियर है? तो टीएमवी के लिए पिनोसाइटिक टर्म इस्तेमाल क्यों हुआ, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। टीएमवी, तंबाकू मोजेक वायरस, होस्ट सेल के अंदर पूरा का पूरा एंटर कर जाता है, इसलिए। अब हमारे दो टॉपिक देखिए, लाइटिक और लाइसोजेनिक। लाइटिक का उदाहरण है टी फेज और लाइसोजेनिक का है लैम्डा फेज। इसका मतलब ये दोनों ही प्रोसेस है वो बैक्टीरियोफेज में ही होगा, जीवाणु भोजी में ही होगा। मेनली लाइटिक और लाइसोजेनिक जो प्रोसेस है वो बैक्टीरियोफेज के लिए ही है। क्लियर है? आइए, लाइटिक और लाइसोजेनिक ये दोनों सामान्यतः जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज में पाई जाती है। और ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है ये बैक्टीरियोफेज का है। आराम से समझिए, ये जो ऊपर है ये हेड है और इस हेड वाले पार्ट में ही डीएनए। ये जो है इसको शीत और अंदर वाले पार्ट को कोर, दोनों को मिला के टेल कह रहे हैं। यहां पर ये बेसल प्लेट है जिससे टेल फाइबर निकल रहे हैं। और ये जो बेसल प्लेट है ये किसके साथ अटैच होती है? अटैच विद रिसेप्टर साइट। जिस भी बैक्टीरिया के ऊपर ये बैक्टीरियोफेज जाके रहेगा और एक पर्टिकुलर साइट पर ही अटैच होगा, उस साइट को क्या कहेंगे? रिसेप्टर साइट। बताइए, रिसेप्टर साइट कहां पाई जाएगी? बैक्टीरिया के ऊपर। और ये पर्टिकुलर होगी, हर कहीं जाके बैक्टीरियोफेज जाके अटैच नहीं हो जाएगा। बैक्टीरियोफेज अपने पर्टिकुलर होस्ट की पर्टिकुलर लोकेशन रिसेप्टर साइट पर जाकर ही अटैच होगा। उसकी बेसल प्लेट वहीं जाकर अटैच होगी। और यह स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। और जैसे ही होस्ट सेल पे जाएगा ये बेसल प्लेट और टेल फाइबर के साथ उससे अटैच हो जाएगा। आराम से देखिए, अब एक एक चीज, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है, आपको कंफ्यूजन कम हो इसलिए मैंने सारी बातें सिस्टमेटिक लिखी है। आइए, याद रहे, वायरस बिना होस्ट सेल के रेप्लिकेट नहीं करता, इसलिए वायरस का रिप्रोडक्शन या गुणन समझने के लिए होस्ट सेल भी होना जरूरी है। आप लाइटिक और लाइसोजेनिक वायरस में रिप्रोडक्शन समझ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हमें केवल वायरस की जरूरत है। नहीं, हमें होस्ट सेल की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम वायरस का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और वायरस बिना होस्ट सेल के रिप्रोड्यूस नहीं करता। क्लियर है बात? आगे चलिए। वायरस होस्ट सेल के अंदर सामान्यतः जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर करता है। वायरस अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट सेल के अंदर डालता है, बाकी चीजें बाहर ही रखेगा। केवल टीएमवी है जो पूरा का पूरा होस्ट सेल में प्रवेश कर जाता है। यह जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में प्रवेश करके होस्ट सेल या प्रपोसी कोशिका, जनरली बैक्टीरियोफेज के लिए बैक्टीरिया ही है, की मशीनरी को हैक कर लेता है। बैक्टीरियोफेज या वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर गया, जाते ही पहले वो बैक्टीरिया की मशीनरी को हैक करेगा। सबसे पहले होस्ट सेल या प्रपोसी कोशिका या बैक्टीरिया की एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी को कंट्रोल करके होस्ट सेल के डीएनए के टुकड़े टुकड़े करता है। डीएनए के टुकड़ों करने के लिए या उनको तोड़ने के लिए एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम पाया जाता है। और याद कीजिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं।
वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में जाके सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और उसके द्वारा सबसे पहले उस होस्ट या परपोषी के डीएनए के ही टुकड़े करता है। क्लियर है बात? इसीलिए आपके किसी भी सॉफ्टवेयर, आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल में वायरस आ गया, इसका मतलब अब आपके सारे लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल को वो वायरस कंट्रोल करेगा। कुछ ऐसा ही है, नाम इसीलिए वायरस रखा है। जैसे ही होस्ट सेल में जाता है, अपना कंट्रोल पूरा का पूरा होस्ट सेल का सारा कंट्रोल ये ले लेगा और सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी को और उसकी एक्टिविटी के द्वारा उसी के डीएनए को तोड़ देगा। आराम से देखिए, आगे चलिए। ये बैक्टीरियोफेज है, ये जीवाणु भोजी है। देखिए, ये जीवाणु भोजी किसके अंदर, इस बैक्टीरिया को मैं इकोलाई कह रहा हूं, इसकी रिसेप्टर साइट पर, मान लीजिए ये पर्टिकुलर जगह है और इस पर्टिकुलर जगह को रिसेप्टर साइट कहेंगे। होस्ट सेल का वह स्थान जहां पर बैक्टीरियोफेज आकर अटैच होता है, रिसेप्टर साइट कहलाती है। साइट, देखिए ये अटैच हो गया, ये अटैच होकर लाइसोजाइम एक्टिविटी करता है। और लाइसोजाइम आपको पता हो तो बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने के लिए जो एंजाइम काम में आते हैं वो लाइसोजाइम कहलाते हैं। तो ये जो लाइसोजाइम एक्टिविटी के द्वारा ये जो वायरस है वो बैक्टीरिया की सेल को तोड़ देते हैं। क्लियर है बात? हमारे आंसुओं में, लार में, पसीने में भी लाइसोजाइम पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़कर हमें जीवाणुओं से प्रोटेक्ट करते हैं। आइए, लाइसोजाइम एक्टिविटी के द्वारा यहां से बैक्टीरियल सेल टूट जाएगी और ये बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए होस्ट सेल के अंदर एंटर करवा देगा। अब यहां से एक चीज याद रखनी है, ये जो शेष बचा हुआ बैक्टीरियोफेज का पार्ट है इसको घोस्ट कहते हैं। अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने के बाद बैक्टीरियोफेज का शेष बचा हुआ भाग घोस्ट कहलाता है। और ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए आ गया और ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए। यहां तक कि प्रोसेस लाइटिक व लाइसोजेनिक दोनों ही साइकिल में एक समान होगी। ये जो एंट्री है, चाहे प्रोसेस लाइटिक हो चाहे लाइसोजेनिक हो, एक ही रहेगी। और घोस्ट आपको याद रखना है, अगर बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर डाल दिया तो फिर शेष बचा हुआ भाग जिसमें उसका कैप्सिड, टेल फाइबर और ये सारे क्या कहलाएंगे? घोस्ट कहलाएंगे। आइए, लाइटिक फेज, इस फेज में बैक्टीरियोफेज के डीएनए द्वारा बैक्टीरियल सेल की मशीनरी को हैक करके जीवाणु के डीएनए के टुकड़े टुकड़े करने के बाद बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन द्वारा स्वयं की बहुत सारी कॉपीज बनाता है। लाइटिक फेज क्या है? एंटर हो गया और ये जो होस्ट है, जो बैक्टीरिया है, उसके डीएनए के टुकड़े करेगा और फिर क्या करेगा? स्वयं की बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। देखिए आराम से, आइए। सबसे पहले एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि बैक्टीरियोफेज का तो डीएनए ही प्रवेश करता है, फिर वो अपनी बहुत सारी कॉपी जिन पर कैप्सिड, जिन पर इसको आप कैप्सिड लिखेंगे, जिन पर कैप्सिड भी है, कैसे बनाता है? पढ़िए इसको। अभी आप पढ़ रहे थे कि बैक्टीरियोफेज होस्ट सेल के अंदर अपना डीएनए डाल दिया और एंडोन्यूक्लियस को कंट्रोल करके होस्ट सेल के डीएनए के भी टुकड़े कर दिया और फिर वो अपनी प्रतिकृति फोटोकॉपियां बना रहा है। तो फोटोकॉपी कैसे बना लिया? वो तो केवल
जेनेटिक मटेरियल ही अंदर गया था, कैप्सिड और उसके टेल फाइबर वगैरह तो बाहर ही रह गए थे, वो कहां से बन गए अकेले डीएनए से? क्लियर है? ये क्वेश्चन है। इसका क्या जवाब है? बैक्टीरियोफेज का डीएनए होस्ट सेल के डीएनए को तो तोड़ देता है तथा होस्ट सेल या बैक्टीरिया की मशीनरी को हैक करके बैक्टीरिया के राइबोसोम, और बैक्टीरिया में राइबोसोम कौन सा होता है? 70S का इस्तेमाल करके प्रोटीन या कैप्सिड बनाता है। खुद के कैप्सिड और टेल फाइबर भले ही बाहर रह गया, लेकिन वो अपने जेनेटिक मटेरियल के द्वारा होस्ट सेल या बैक्टीरिया की मशीनरी को हैक करके और उसी के राइबोसोम और उसके सारी चीजों का इस्तेमाल करके अपना कैप्सिड या अपनी जितनी भी कवरिंग है वो सारी की सारी दोबारा बनाता है, और उसमें फिर डीएनए को जोड़कर अपनी बहुत सारी प्रतिकृतियां या फोटोकॉपियां बनाता है। इसके बाद होस्ट सेल को तोड़कर सभी बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाते हैं और होस्ट सेल नष्ट हो जाती है, और इसी फेज को या इसी साइकिल को क्या कहा जाता है? लाइटिक साइकिल। होस्ट सेल नष्ट हो जाती है, यही प्रोसेस लाइटिक साइकिल कहलाता है। और लाइटिक जो साइकिल है उसमें होस्ट सेल या बैक्टीरिया मर गया, इसीलिए उसे विरुलेंट साइकिल भी कहा जाता है। विरुलेंट साइकिल, लाइटिक साइकिल। बिल्कुल क्लियरिटी से एक एक चीज लिखकर मैं आपको बता रहा हूं। पहले भी मैंने लाइटिक और लाइसोजेनिक क्या होता है बता रखा है, लेकिन एक एक चीज और क्वेश्चन कहां से आए उसको भी मैंने लिखकर आपको बताया है। देखिए, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। एक कॉन्सेप्ट है जो आप समझेंगे, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन के साथ जोड़कर देखते हैं। जब बैक्टीरिया में हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर हम पढ़ रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन मैंने आपको अच्छे से बताया था। अभी लाइटिक साइकिल तो इतना ही है कि बैक्टीरियोफेज होस्ट सेल के अंदर गया, उसके डीएनए के टुकड़े कर दिए और खुद की बहुत सारी फोटोकॉपी बना ली। क्लियर है? इतना ही है लाइटिक साइकिल, और होस्ट सेल को मार दिया, इसीलिए लाइटिक साइकिल क्या है? विरुलेंट। देखिए, इसको जोड़ के देखते हैं। इसी प्रोसेस को, मतलब लाइटिक साइकिल को हम ट्रांसडक्शन के साथ जोड़कर देखते हैं। वायरस के मल्टीप्लिकेशन के साथ डीएनए की पैकेजिंग के समय या दौरान बैक्टीरियल डीएनए का कुछ पार्ट, रैंडम पार्ट, क्या हुआ? जो फोटोकॉपी बन रही थी बैक्टीरियोफेज की होस्ट सेल या बैक्टीरिया के अंदर, तो डीएनए की पैकेजिंग भी हो रही होगी। उस पैकेजिंग के समय जो टुकड़े पड़े हुए थे बैक्टीरिया के या जीवाणु के या होस्ट कोशिका के डीएनए के, वो भी उसके साथ पैक हो गए। और कौन सा टुकड़ा पैक हुआ कोई फिक्स नहीं है, कोई स्पेसिफाई नहीं है, रेंडमली कोई सा भी टुकड़ा पैक हो गया। देखिए, तो कुछ पार्ट, रैंडम पार्ट बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ अटैच हो गया। ये फोटो द्वारा मैंने आपको बताया है, ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए जिसके साथ बैक्टीरियल डीएनए अटैच हो गया। अब ये बैक्टीरियोफेज किसी अन्य जीवाणुओं को संक्रमित करेगा। क्लियर है? कौन सा वाला? जिसके डीएनए में बैक्टीरिया का डीएनए अटैच हो गया, पता नहीं कौन सा, कोई सा भी जेनेटिक मटेरियल, कोई सा भी रैंडम पार्ट अटैच हो गया। और ये वाला बैक्टीरियोफेज जो है अन्य बैक्टीरिया के अंदर संक्रमण करेगा, इस बैक्टीरियल जीन या डीएनए को इंसर्ट कर देता है। क्लियर है? ये देखिए, अब ये बैक्टीरियोफेज किसी अन्य जीवाणु को संक्रमित कर और उसमें क्या करेगा? इस बैक्टीरियल जीन या डीएनए को इंसर्ट करा देता है। क्लियर है? तो लाइटिक साइकिल के द्वारा बैक्टीरियोफेज ने एक बैक्टीरिया से डीएनए निकालकर दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट करा दिया है। इसे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर या ट्रांसडक्शन कहते हैं। और इस प्रकार के ट्रांसडक्शन जिसमें रैंडम कोई सा भी पार्ट चला गया हो उसे जनरलाइज ट्रांसडक्शन कहते हैं। देखिए, एक बैक्टीरिया से जीन ट्रांसफर होके दूसरे बैक्टीरिया में चला गया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज, इसे ही हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का ही एक प्रकार क्या कहेंगे? ट्रांसडक्शन कहेंगे।
और हम जानते हैं कि जब लाइटिक साइकिल द्वारा ट्रांसडक्शन होता है तो इसे जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रेंडमली कोई सा भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए का कोई भी भाग ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए इसे जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कह रहे हैं। एक एक चीज बहुत अच्छे से लिखकर मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो देखें, उसके बाद पीडीएफ भी आप देखेंगे तो भी मैंने सारी चीज लिखी है, ताकि बाद में जब आप पढ़ो तो आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें होती है आप फिर पीडीएफ से समझ नहीं पाते, फिर आपको वीडियो 1 घंटे का पूरा ही देखना पड़ेगा और एग्जाम कल ही है तो फिर नहीं हो पाता। क्लियर है बात? इसलिए मैंने इस तरीके की पीडीएफ बनाई है कि पीडीएफ में सब कुछ इस तरीके से लिखा है कि जैसे मैं बोल रहा हूं, ताकि आप अकेली पीडीएफ से भी समझ सकें। देखिए आराम से, आगे चलते हैं। आगे है लाइसोजेनिक साइकिल, और लाइसोजेनिक साइकिल किसमें होती है? लैम्डा फेज में। और लाइसोजेनिक को टेम्परेट या एविरुलेंट फेज भी कहा जाता है। जब तक वायरस या बैक्टीरियोफेज लाइसोजेनिक साइकिल में है तब तक वो क्या करेगा? किसी भी होस्ट सेल या बैक्टीरिया को मारेगा नहीं, इसलिए इसको एविरुलेंट कहा जाएगा। आइए, इस प्रक्रिया में बैक्टीरियोफेज डीएनए होस्ट सेल में प्रवेश करने के बाद बैक्टीरियल डीएनए के टुकड़े टुकड़े करने के बजाय अपने डीएनए के कुछ विशेष जीन, कुछ स्पेसिफिक जीन को जीवाणु के डीएनए में इंसर्ट कर देता है। क्लियर है? पहले उसका टुकड़ा लेकर वहां से जोड़कर अपने डीएनए के साथ कहीं और ले जा रहा था। इस बार इसने क्या किया? खुद का एक स्पेसिफाई जीन बैक्टीरिया के डीएनए में डाल दिया। जब जब भी मल्टीप्लीकेशन करता रहेगा, मेरा जीन तेरे साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा। क्लियर है? देखिए, ये बैक्टीरियल डीएनए है, इसके साथ बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरियोफेज का डीएनए अटैच कर दिया। इन दोनों के लिए एक टर्म है प्रोफेग, प्रोफेज भी बोल देते हैं, और ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के साथ बैक्टीरिया के जीनोम में अपना डीएनए इंसर्ट कर दे तो इसके लिए प्रोफेग शब्द है। और क्लियरिटी में कई बार ऐसे भी बोला जाता है कि बैक्टीरियोफेज डीएनए का जो पार्ट बैक्टीरिया के साथ जुड़ा है, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ, उसे प्रोवायरस या प्रोफेग कहा जाता है। क्लियर है? और इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए कौन सा है? लैम्डा फेज। इसका डीएनए कैसा होता है? लीनियर होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, इसको हम कहेंगे, या इस बैक्टीरिया को कहेंगे लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। आइए, प्रोफेग क्या है? कि सर, बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए डाल दिया। लाइसोजेनिक है इसलिए लैम्डा फेज ही प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा फेज का डीएनए लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये भी सही है और ये भी सही है। अगर आप ये बोलना चाहें कि बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर बैक्टीरियोफेज ने अपना स्पेसिफाई जीन वाला डीएनए ट्रांसफर कर दिया, इंसर्ट कर दिया, इन दोनों को क्या कहा जाएगा? प्रोफेग। या ये भी कह सकते हैं कि जो पार्ट बैक्टीरियल डीएनए में बैक्टीरियोफेज का इंसर्ट हुआ है उसे प्रोवायरस या प्रोफेग कहा जाएगा। प्रोफेज भी बोल सकते हैं। देखिए, लाइसोजेनिक प्रोसेस में जीवाणु कोशिका नष्ट नहीं होती, बस उसके डीएनए में बैक्टीरियोफेज का डीएनए है जो उसके डीएनए के साथ गुणन करता रहता है। होस्ट सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए स्पेसिफाई जीन डाल दिया और कुछ नहीं। यही लाइसोजेनिक प्रोसेस। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोफेग या प्रोफेज क्या है? वो जो सेल डिवीजन है उसकी प्रोफेज नहीं मानना है। ये प्रोफेज है जिसमें बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में या बैक्टीरियल डीएनए में अपना जीन या अपना स्पेसिफिक जीन इंसर्ट कर देता है। देखिए आराम से, आइए, जो वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ अटैच है
उसे प्रोवायरस या प्रोफेज कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें ये प्रोवायरस या प्रोफेग है उसे लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहा जाता है। और जब तक ये प्रोवायरस या प्रोफेग बैक्टीरियल डीएनए के साथ है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीवाणु को कोई समस्या नहीं है, वो आराम से इस बैक्टीरियल डीएनए की कॉपियां बनाता रहे, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भेजता रहे। लेकिन यदि किसी कारणवश ये जो बैक्टीरियल डीएनए के साथ बैक्टीरियोफेज का डीएनए था वो अलग हो गया, तो फिर जैसे ही अलग होगा वो लाइटिक प्रोसेस करेगा। और कुछ ऐसे केमिकल्स या रेडिएशन है जो इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को बैक्टीरियल डीएनए से अलग कर सकते हैं, आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से। यूवी लाइट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन दोनों के ट्रीटमेंट के द्वारा लाइसोजेनिक साइकिल को लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट किया जा सकता है। और कैसे होगा? बस वो प्रोफेग में जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए वो बैक्टीरियल डीएनए से जैसे ही अलग होगा वो वापस उस मशीनरी को हैक करके और क्या करेगा? लाइटिक साइकिल कर देगा। देखिए, प्रोवायरस या प्रोफेग बैक्टीरियल डीएनए से अलग हो जाता है, किसकी वजह से? यूवी लाइट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ट्रीटमेंट की वजह से, या और कोई नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है। तो लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल में बदल जाती है। यहां मैंने ये नाम क्यों लिखे? क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि लाइसोजेनिक को लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट करने के लिए आप यूवी रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेचुरल प्रोसेस है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिफिशियली ऐसा होता है, नेचुरली भी ऐसा होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी ऐसा होता है कि वो लाइसोजेनिक को लाइटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल में बदल जाता है, और इस लाइसोजेनिक साइकिल का लाइटिक साइकिल में बदलना ही इंडक्शन है। देखिए, इंडक्शन, लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल में बदल गई, कहने का मतलब यूवी रेज और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंडक्शन कर सकते हैं, और इंडक्शन का मतलब लाइसोजेनिक साइकिल को लाइटिक में बदल सकते हैं। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? लाइटिक जो है वो लाइसोजेनिक में नहीं बदल पाएगा, लेकिन लाइसोजेनिक जो है वो इंडक्शन द्वारा यूवी लाइट और H2O2 द्वारा किस में बदल जाएगा? लाइटिक में। आइए, हम जानते हैं लाइसोजेनिक साइकिल के दौरान विशिष्ट जीन या स्पेशल जीन ही बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच होते हैं, और लाइसोजेनिक किसमें बदलता है? लाइटिक में। इसको क्या कह रहे हैं? इंडक्शन। और इस लाइटिक साइकिल के द्वारा बैक्टीरियल सेल को नष्ट करके स्वयं की प्रतिकृतियां बनाकर बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या हुआ था? लाइसोजेनिक साइकिल में जो स्पेसिफाइड जीन थे वो अलग हुए, लाइसोजेनिक से जैसे ही लाइटिक में हुए और उन्होंने क्या कर दिया? लाइटिक साइकिल प्रोसेस कर दिया और अपनी फोटोकॉपी बनाकर होस्ट सेल को नष्ट करके बाहर आ गए। विषाणु इन प्रतिकृतियों या रेप्लिकेट्स द्वारा अन्य किसी बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर करता है। अब जीन ट्रांसफर कैसे हुआ है? पहले लाइसोजेनिक हुई, फिर लाइटिक हुई, और फिर जीन ट्रांसफर हुआ है। इसको क्या कहा जाएगा? स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब प्रोफेग बना था तो स्पेशल टाइप के जीन गए थे, रेंडमली कोई भी नहीं गया था। क्लियर है? तो जनरलाइज और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन को भी फिर से मैंने कवर किया है। जनरलाइज्ड में लाइटिक प्रोसेस द्वारा होता है, और स्पेशलाइज्ड में लाइसोजेनिक पहले होगा ताकि स्पेशल जीन इंसर्ट हो सके, और उसके बाद लाइटिक प्रोसेस होगा, और कौन सा ट्रांसडक्शन होगा? स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होगा। आराम से देखिए। आइए, ट्रांसडक्शन जब लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों पढ़े, उनके साथ भी जोड़ा, तो अलग से भी देख लीजिए। ट्रांसडक्शन या पारक्रमण की खोज जिंडर और लेडरबर्ग ने साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया में की। एक बैक्टीरिया से
दूसरे बैक्टीरिया में अगर रैंडम जीन ट्रांसफर हो बाय ओनली लाइटिक प्रोसेस, केवल लाइटिक साइकिल द्वारा, तो इसे जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहा जाएगा। और यदि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में स्पेशल जीन का ट्रांसफर हो, पहले लाइसोजेनिक होगा ताकि स्पेशल जीन बैक्टीरियल जीन के साथ प्रोफेग बना ले, और उसके बाद इंडक्शन द्वारा लाइसोजेनिक लाइटिक में बदल जाए और ये टूटकर अगले बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर कर दे, तो इसे स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहा जाएगा। क्लियर है? आराम से देखिए स्लाइड। इस पूरे वीडियो को जब भी आप देखेंगे, अगर आपने सिस्टमेटिक पिछले वाले वीडियो देखे हैं, तो ये गारंटी है कि एक एक चीज आपको पहले से पता है, बस मैं उनको रिवाइज करवा रहा हूं। क्लियर है? तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।